लेट्स टेक एन एग्जांपल. कल वाला एग्जांपल बोलो एक बार. वाला नो एक्स आर वाई. नो एक्स आर वाई. नेक्स्ट प्रीमाइस. ऑल एक्स आर जेड. ऑल एक्स आर जेड. और कंक्लूजन. सम वाई आर जेड. सम वाई आर जेड. सम वाई आर जेड. यही था फर्स्ट प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस, कंक्लूजन. आपने सारे टर्म्स प्रीमाइसेस आइडेंटिफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ इसका. ऑल एक्स आर जेड. ऑल एक्स आर जेड. सेकंड है ऑल एक्स आर वाई. नो एक्स आर वाई. स्टेटमेंट नहीं चेंज करनी, ठीक है, सिर्फ अरेंज करना है. और नो एक्स कंक्लूजन. आर वाई. सम वाई आर जेड. सम सम. वाई आर जेड. ठीक है, सम वाई आर जेड. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया था सबका. अब इसके बाद आपने फिगर आइडेंटिफाई करनी थी. तो फिगर आइडेंटिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मिडल टर्म. ठीक है, अब मिडल टर्म इसमें कौन सी है? मिडल टर्म बताओ जरा. एक्स मिडिल टर्म. एक्स इज द मिडल टर्म. ठीक है, अब मिडल टर्म की पोजीशन आपको देखनी है टू आइडेंटिफाई द फिगर टाइप. अब फिगर 1 2 3 4 एक बार याद करते हैं पहले. फिगर 1 में क्या था? आपके फर्स्ट प्रीमाइस में मिडल टर्म सब्जेक्ट है. सेकेंड प्रीमाइस में मिडल टर्म प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हमने याद किया था. आपके सेंटेंस का फर्स्ट हाफ इज योर सब्जेक्ट, सेकेंड हाफ इज योर प्रेडिकेट. ठीक है, तो जब फर्स्ट जी प्रीमाइस आपकी में वॉइस क्रैक हो रही है. वॉइस क्रैक हो रही है. एक सेकेंड रुको. वॉइस तो ठीक आनी चाहिए. अभी आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है कि क्रैक हो रही है? ये बीच बीच में हो रही है मेरी. एक सेकेंड या रुको. सिर्फ हो रही है दीदी. लैग हो रही है बीच में. ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड. अब आ रही है आवाज? यस यस, ठीक है. ओके, कमिंग बैक. हम लोग मिडिल टर्म के बेसिस पे फिगर 1 2 3 4 डिसाइड करते हैं. ठीक है, सो मिडिल टर्म इन दिस सेंटेंस, इन दिस एग्जाम्पल इज एक्स. ये हमें पता चल गया. अब फिगर 1 कौन सी होती है? जब मिडिल टर्म फर्स्ट प्रीमाइस में सब्जेक्ट है, सेकेंड प्रीमाइस में प्रेडिकेट में बैठा है. ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हमने डिसाइड किया था कि सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस का फर्स्ट हाफ एंड सेंटेंस का सेकेंड हाफ इज योर प्रेडिकेट. ठीक है, अब फिगर 2 क्या था? फिगर 2 में मिडिल टर्म वाज द प्रेडिकेट in both the premises. Are you able to understand this? यस दीदी. प्रतीक, समझ में आ रहा है? दी मुझे ये समझ में आ रहा है बट जैसे आपने ये बताई थी ना कि एम इज क्यू एस इज एम, तो इसमें आपने सर्कल किए थे एस क्यू, वो ऐसे क्यों किए थे? वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था. ठीक है, अब मैं इसको बोल रही हूँ एम
इज क्यू, तो मेरे यहाँ लिखने का पर्पस क्या था? M standing for middle term, Q can be the predicate part. फिर नेक्स्ट में लिखा था S is M, तो S मतलब सब्जेक्ट वाला पार्ट, M मतलब मिडिल टर्म। गॉट इट? वो सिर्फ आपको आपने समझाने के लिए एस था। और क्यू को क्यों सर्कल किया था डायगोनल करके? M और Q को नहीं किया होगा, M और M को किया होगा एस सर्कल। नहीं, एस और क्यू को किया था, एस और क्यू। फर्स्ट वाले फिगर में? यस। ओके, तो फर्स्ट वाले मुझे फिगर में लिखा, सर्कल मैं आपको पिक्चर भेज दूं एक बार? हाँ पिक्चर भेजो। ये लिखा होगा M is Q, S is M, so S is Q, ये चीज लिखी थी इन द फर्स्ट फिगर, है ना? अच्छा, ये आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताने के लिए किया था सर्कल। आपने ना, मुझे लग रहा है सर्कल, ये सर्कल आपने लास्ट में डाले थे, पहले ही डाल दिए थे। ये जो आपने डाले थे साथ साथ तब भी डाले थे। ओके, ये तब आपको सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझाने के लिए था कि ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, इनका कोई सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है ना? सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं नहीं। आपने जहां जहां सर्कल करना है वो M को ही सर्कल करना है। ये फिगर 1 में हो गया। फिगर 2 में S is M, Q is M, so S is Q. This is your figure 2. So M and M, middle term is the predicate in both the premises. समझ आया? यस जी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फिगर में क्या है? मिडल टर्म इज द सब्जेक्ट इन बोथ द प्रेमाइसेस। मिडल टर्म इज द सब्जेक्ट इन बोथ द प्रेमाइसेस। मतलब समझ आ गया। मुझे सिर्फ सर्कल्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही थी, अब अच्छा, वो हो गया क्लियर। वो हो गया क्लियर। ठीक है, यस। ऑल राइट। प्रतीक, आपने फिगर 4 भी गलत लिखा है। नहीं, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, मिडिल टर्म इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन बोथ प्रीमाइसेस, क्या सिचुएशन है? फिगर 3। फिगर 3। ठीक है, सो x इज द सब्जेक्ट इन बोथ द प्रीमाइसेस। गॉट इट? हो गया क्लियर ये यस। वाला? नाउ लेट्स मूव टू, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला टेबल। दिस इज ऑल्सो अपलोडेड इन योर ड्राइव। अब कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। स्क्रीन इज विजिबल, ये टेबल विजिबल हो रहा है? यस। हमारे पास 4 टर्म्स थी, 4 कोड्स थे सेंटेंसेस के, A, E, I, O. You know how it is written. A is universal positive, all S is P. E is universal negative, no S is P. I is particular positive, some S is P. O is particular negative, some S is not P. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता था। Now coming to its subject and predicate part and whether it is distributed or undistributed. Okay? अब जब भी आपके पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी, वहां पे आप लिखोगे that your subject is distributed, और जब भी आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट होगी
आप तब बोलोगे दैट योर प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास लेट्स से सेंटेंस था ए कोड का। ए को हम लिखते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल एफर्मेटिव। सो हमने कहा यूनिवर्सल, तो जो सब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन प्रेडिकेट पॉजिटिव है तो which means our A code it has positive term, तो predicate हो गया undistributed। समझ में आया? इसमें distributed undistributed का मतलब क्या है? That when you're talking about universal, you're talking about everything is covered in that। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही ई कोड है। ई को हम कैसे लिखते हैं जल्दी बताओ। नो एसएसपी मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। करेक्ट, नो एसएसपी यूनिवर्सल नेगेटिव। अब जब भी वर्ड यूनिवर्सल आएगा तो कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है? सब्जेक्ट। और जब भी वर्ड नेगेटिव आएगा तो कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? प्रेडिकेट। ठीक है, कमिंग टू आई कोड। आई को कैसे लिखते हैं? पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर एफर्मेटिव। अब यूनिवर्सल तो नहीं है, पर्टिकुलर है, तो सब्जेक्ट को मैं क्या लिखूं? डिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिवर्सल होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड, पर्टिकुलर है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ओके ओके, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव में अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आपने सिर्फ ये दो टर्म्स याद रखनी है, यूनिवर्सल और नेगेटिव। जब यूनिवर्सल बोल दे तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब नेगेटिव बोल दे तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला बताओ, ओ कोड कैसे लिखते हैं? पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट हो गया याद? यस एवरीवन? यस दीदी। सिंपल है, सिर्फ यूनिवर्सल और नेगेटिव ये दो टर्म्स याद रखनी है। यूनिवर्सल होगा तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव होगा तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कहानी। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या होता है? वो हमसे कहते हैं कि आपके पास एक सेंटेंस है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट बताओ। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपने सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है कि उसका मीनिंग एज सच चेंज ना हो। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, जैसे मैंने ए कोड लिखा, ए को हम लिखते हैं ऑल, एस इज पी। ठीक है, सिमिलरली ई आई ओ का बताओ कैसे लिखते हैं? क्विक रिविजन, ई को कैसे लिखेंगे? नो No HSP.
no S is P. Can I also write it as all S is not P? लिख सकती हूँ ऐसे? Yes, दीदी. ठीक है. I को बताओ कैसे लिखूं? Some S is P. Some S is P. O को? Some S is not. This is not P. Some S is not P. ठीक है. Now, अब ये जो words हैं all या some, ये मुझे बता रहे हैं quantity. ठीक है. कैसे बता रहे हैं? या तो सबकी बात हो रही है या कुछ लोगों की बात हो रही है, तो ये मुझे क्वांटिटी बता देगा कि सबकी बात हो रही है कहीं पे या कुछ की. ठीक है. S stands for subject, P stands for predicate. हम लोग ये एग्जाम्पल बार बार ऐसे क्यों लेते हैं S is P वाला? क्योंकि S for subject, P for predicate. ओके. अब ये is और is not हमें क्या बता रहे हैं? क्वालिटी, कि कोई चीज है या नहीं है. क्वालिटी ऑफ दैट सेंटेंस. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास एक सेंटेंस है, सम मेन आर हैप्पी, दिस इज अ सेंटेंस, और वो कहते हैं आप इसका कॉम्प्लीमेंटेड टर्म बताओ. क्वेश्चन इज, दे आस्क यू व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटेड टर्म और कॉम्प्लीमेंटेड सेंटेंस फॉर दिस. तो आपने क्या करना है? आपने ऑपोजिट क्वांटिटी एंड ऑपोजिट क्वालिटी बतानी है. ठीक है. अभी इसमें हमें एक सेंटेंस दिया, सम मेन आर हैप्पी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका सेम रहेगा, आपने सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी चेंज करनी है. तो सम का ऑपोजिट क्वांटिटी क्या लिख सकती हूं मैं? All. ऑल. मेन एज इट इज रहेगा. आर का कॉम्प्लीमेंटेड क्वालिटी Are not happy. आर नॉट, और प्रेडिकेट भी एज इट इज रहेगा. सो ऑल मेन आर नॉट हैप्पी. समझ आया? These को हम ऐसे लिख सकते कि most men are not happy. मोस्ट और सम, ये दोनों वर्ड्स आपको ये बता रहा है कि क्वालिटी में सबकी बात नहीं हो रही है. ठीक है. दीदी इसमें नो कर सकते हैं क्या? हाँ, आप ऑल मेन आर नॉट हैप्पी का कोड क्या है? E. ई. तो इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो मेन आर हैप्पी, तब भी कोड सेम रहेगा. ठीक है. Yes, दीदी. प्रतीक क्लियर हुआ? मोस्ट हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अगर मैं इसको मोस्ट कर दूंगी तब भी मैं इसको उसी सेम क्वांटिटी में इंक्लूड करूंगी. पर्टिकुलर ही बोलूंगी ना फिर भी, इसको यूनिवर्सल तो अभी भी नहीं बोल सकती. Yes. ठीक है. दीदी 1 मिनट, जो आपने पिछली वाली स्लाइड पे लिखा था वो कर दोगे 1 मिनट के लिए? हाँ, यहाँ पे. हाँ जी, बस ठीक है. थैंक ठीक यू. है, नो प्रॉब्लम. हो गया सबका? आगे चलते हैं. यस. कई बार वो आपसे टर्म बोलते हैं ऑब्वर्जन. अगर आपको वो कहते हैं कि ऑब्वर्जन बताओ,
ऑब्वर्जन का क्या मतलब है? इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड predicate, only the complemented predicate and opposite quality. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से मैंने आपको ए कोड दिया, ऑल ए आर बी। अगर मुझे इसका ऑब्वर्जन बनाना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऑल को एज इट इज लिखूंगी, ऑल, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा विच इज ए, क्वालिटी ऑपोजिट करनी है तो आर को आर नॉट बना दिया मैंने, और प्रेडिकेट को भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो बी को नॉन बी बना दिया। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर नॉट नॉन बी। ठीक है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट भी दे दिया, ऑपोजिट क्वालिटी भी दे दी। अब ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नो ए आर नॉन बी। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि नॉट को उठाकर मैंने नो बना दिया, बट स्टिल द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम विच इज यूनिवर्सल। क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया, यूनिवर्सल था सेंटेंस, यूनिवर्सल ही रहा। ठीक है, ऐसे ही आई हैव ई वाला सेंटेंस। अब आप मुझे इसका ऑब्वर्जन लॉजिकल इक्विवेलेंट बताओगे। ऑल एस आर नॉट पी। अब इसका ऑब्वर्जन बताओ मुझे। सम एस आर पी। सम क्यों किया? क्वांटिटी नहीं चेंज करनी, सिर्फ क्वालिटी को ऑपोजिट करना है, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आप सब्जेक्ट को या क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते। All S are ऑल non-P. एस आर नॉन पी। ऑल एस आर नॉन पी। समझ आया सबको? समझ आ रहा है? यस Yes, दीदी। ma'am. ठीक है, आई का ऑब्वर्जन बनाओ। आई का मैंने सेंटेंस आपको दिया है, सम एस आर पी। इसका ऑब्वर्जन बनाओ। सिमिलरली ओ मैंने आपको दिया है, सम एस आर नॉट पी। इस ऑब्वर्जन का ऑपोजिट, सॉरी, इस ओ का ऑब्वर्जन बनाओ। रूल आपका सेम रहेगा ऑब्वर्जन के लिए, सिर्फ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट करना है और क्वालिटी ऑपोजिट करनी। दीदी आई का बन जाएगा सम एस आर नॉट नॉन पी, ओके, और ओ का बन जाएगा सम एस आर नॉन पी। देख के बताओ, ठीक है एवरीवन? दीक्षा समझ में आ रहा? दीक्षा, पूजा, समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. सुरभि? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो आप अभी तक हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट दो समझे हैं। एक तो सीधा उसने लिख दिया कि कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप दोनों चीजों को ऑपोजिट कर दोगे, क्वांटिटी का भी क्वालिटी का भी। फिर अगर उसने कहा ऑब्वर्जन बताओ, तो प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे और क्वालिटी का ऑपोजिट कर दोगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज कन्वर्जन, जिसको कई बार लिख के आता है कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस का कन्वर्स बताओ। तो कन्वर्स बताने का क्या मतलब होता है? पहली चीज, यू विल एक्सचेंज सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। एक्सचेंज करने का मतलब प्रेडिकेट को उठा के पहले लिख दोगे, सब्जेक्ट को उठा के बाद में लिख दोगे, ठीक है। बट ये पॉसिबल सिर्फ आपके दो कोड्स के साथ हो सकता है, विच इज ई एंड आई, और किसी के साथ ये कॉन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ई कोड लिख रही हूं, लेट्स से नो ए आर बी, तो मैं इसका कन्वर्स बना सकती हूं नो बी आर ए। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑपोजिट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया एक्चुअली, ठीक है। ऐसे ही आई का बताओ मुझे, सम ए आर बी, कन्वर्स क्या होगा इसका? Some सम BRA. सम बी आर ए, ठीक है। नाउ एक हमारे पास इसमें लिमिटेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स बाय लिमिटेशन, और ये हम कर सकते हैं ए कोड के साथ। ए कोड को हम लिखते हैं ऑल एस आर पी। तो अगर ए कोड का कन्वर्स बनाना है तो आप इसका कन्वर्स लिखोगे सम पी आर एस। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने बात किया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंट वो होते हैं जिससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैंने कहा कि कोई फ्रूट एप्पल नहीं है, तो कोई एप्पल फ्रूट भी नहीं है, कन्वर्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ए कोड में मैं कह रही हूँ ऑल कार्स आर ब्लू, तो आई कैन नॉट से ऑल ब्लू आर कार्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब ए कोड का कन्वर्स बनाते हैं, हम ऑल को सम लिख देते हैं, और हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो एक्सचेंज करना ही होता है, तो वो हम कर देते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, conversion or converse of a sentence is possible for two codes only, E and I, and a code can be conversed by limitation. अगर आपके पास a कोड लिखा हुआ है तो आप उसको I में कन्वर्ट कर दोगे, सम में कन्वर्ट कर दोगे, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो जैसे हम एक्सचेंज करते हैं वो तो करना ही है, ठीक है। डन। दीदी बस इसमें फिर मतलब यही एक्सचेंज हो गए ना, और कुछ क्वालिटी या क्वांटिटी तो नहीं चेंज होगी? सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्सचेंज होंगे, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। Okay, I'm giving you a sentence here. मैंने आपको एक कोड दिया है, अब मैं कोड भी नहीं लिखूंगी, आपने खुद से डिसाइड करना है क्या कोड है। Some men are mortal। तो आपने पहली चीज इस पूरे सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंटेड सेंटेंस बनाना है। नंबर 2, आपने इसका ऑब्वर्स फाइंड आउट करना है। नंबर 3, आपने इसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है।
दीदी हो गया, बताऊं? हाँ जी बताओ, पहले इसका कोड बताओ मुझे। हो गया सबका? एक सेकंड रुकना पूनम, सबका हो गया? दीक्षा इज इट डन? पूजा? Yes, ma'am. पूजा हो गया? Yes, ma'am. ओके प्रतीक? कि बताऊं मैं, एक बार आप बताना कि ठीक है या नहीं। ओके एक एक करके मैं पूछती हूँ। पहले मुझे इसका कोड बताओ, सम मेन आर मॉर्टल का कोड क्या है? आई। आई कोड, ठीक है। पूनम कॉम्प्लीमेंट टर्म बताओ मुझे। ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल। ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल। तो हमने इसमें क्या किया, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का कॉम्प्लीमेंट बना दिया। सम को ऑल बना दिया, आर को आर नॉट बना दिया, ठीक है। हाँ प्रतीक ऑब्वर्स बताओ। कि ऑब्वर्स नहीं समझ में आ रहा, कॉन्वर्स बताओ। चलो कन्वर्स बताओ। इसमें ऐसे आएगा कि सम मॉर्टल आर मेन। करेक्ट। हमने इसमें क्या करना था कन्वर्स में, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देना है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था मेन, प्रेडिकेट वाज मॉर्टल, तो हमने इनको एक्सचेंज कर दिया, तो हो गया सम मॉर्टल आर मेन, ठीक है। ऑब्वर्स, पूजा ऑब्वर्स बताओगे? Some men are not known mortal. सम मेन आर नॉट नॉन मॉर्टल। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया? पहली चीज, हमें प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट करना था। प्रतीक दैट वाज द फर्स्ट रूल। यस। यस, सो इफ मॉर्टल इज माय प्रेडिकेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉन नॉट। मॉर्टल। सेकेंड रूल क्या था? ऑपोजिट क्वालिटी। तो आर वाज द क्वालिटी, आर नॉट बना दिया, तो ऑपोजिट क्वालिटी हो गई। डन। मतलब जो ऑब्वर्स है इसमें कॉम्प्लीमेंटेड और कॉन्वर्स दोनों ही आ जाए। कॉन्वर्स कैसे आया इसमें? हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज नहीं किया। अच्छा। सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, प्रेडिकेट अपनी जगह पे। कॉम्प्लीमेंट का करने का मतलब उसको ऑपोजिट करना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना। एक्सचेंज करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम कॉन्वर्स में करते हैं। तो फिर भी अगर हमने इसमें नॉन मॉर्टल नॉन क्यों लगाया, अगर नॉट लिख देते फिर भी तो ठीक ही था। आपने आर को आर नॉट बनाया, ठीक है, तो ये तो क्वालिटी चेंज हुई ना, ऑपोजिट हुई, आर का आर नॉट हुआ। हमने प्रेडिकेट को भी कॉम्प्लीमेंट करना था, तो नॉन मॉर्टल हो गया, ओके। ठीक है। अब हमने आर नॉट और नॉन मॉर्टल दोनों क्यों लगाया, दोनों तरफ नॉन क्यों है? क्योंकि हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाना है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं लिख दूं सम मेन आर नॉट मॉर्टल, तो वो तो मेरे आई वाले स्टेटमेंट का उल्टा हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस जी, मतलब हमने मीनिंग नहीं चेंज किया बट हाँ सेंटेंस को चेंज किया। यस, तो मीनिंग ना चेंज हो इसलिए हमने इसके दो रूल बनाए। प्रेडिकेट अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्वालिटी को भी कॉम्प्लीमेंट करो, प्रेडिकेट को नॉन लगा रहे हो तो क्वालिटी को भी नॉट लगाओ। समझ गए? तभी मीनिंग सेम रहेगा। डन, गॉट इट? यस जी। ओके, तो अभी तक हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट में कॉम्प्लीमेंट समझा, ऑब्वर्स समझा, कन्वर्स समझा। एक और है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? ये अब आप सिर्फ दो के साथ कर सकते हो। कन्वर्स जैसे आप ई एंड आई के साथ ही कर सकते थे, कॉन्ट्रापॉजिटिव आप सिर्फ ए एंड ओ के साथ ही कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहला रूल, एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
दूसरा रूल, कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। फॉर एग्जाम्पल, माई ए सेंटेंस वॉज ऑल एस आर पी, तो ए का कॉन्ट्रापॉजिटिव कौन होगा? ऑल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज करना है और इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट भी बनाने हैं। तो ऑल नॉन पी आर नॉन एस, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह ले आई, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले आई और दोनों का कॉम्प्लीमेंट बना दिया नॉन नॉन लगाकर, तो ए का कॉन्ट्रापॉजिटिव बन गया। समझ आया? दी इन सब चीजों का यूज कहाँ पे होता है? तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है? These are just लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, जिसमें अगर हम लोग कभी भी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड दिस सेंटेंस, नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दिस, मैंने इसको इस फॉर्म में बोला, नॉन पी और नॉन एस के फॉर्म में, तब भी आपको ये पता चल जाए कि इसका मीनिंग सेम है एज द अबव सेंटेंस, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। बट दी रियल लाइफ में ऐसे कौन बोलते हैं? हाँ, रियल लाइफ में ऐसे हम बोलते नहीं है, बट इफ somebody is trying to trick you with such a statement, तब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे आपकी fallacies है, now there are a lot of things that you must have heard in the recording also, जब examples मैंने बताए थे, तो बहुत लोग ऐसे examples को state करते हैं to justify their reasons, but there are most of the reasons which are unjustifiable, they are all fallacies in the sentences। ठीक है, तो ऐसे ही ये इक्विवेलेंट्स होते हैं। गॉट इट? यस दी। राइट, Yes, ma'am. राइट। चलो, ये समझ में आया ए का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसे ही ओ का Yes, कॉन्ट्रा ma'am. पॉजिटिव। दिव्या समझ में आ रहा है? दिव्या इज देयर? No, ma'am. नो दी। ओके। ओ, ओ स्टेटमेंट क्या है? सम एस इज नॉट पी। अब ओ का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एक्सचेंज कर दो और इनका कॉम्प्लीमेंट भी बना दो। सम नॉन PRS। सम नॉन पी, ये नहीं चेंज करना, यू डोंट हैव टू चेंज द क्वालिटी। सम नॉन पी इज इज नॉट नॉट नॉन नॉन एस। एस। प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाया और दोनों का कॉम्प्लीमेंट बनाया। समझ आ गया? यस Yes, एवरीवन? ma'am. यस। वन लास्ट लॉजिकल इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स। इफ ए देन बी, अगर ऐसा सेंटेंस है तो मैं इसको लिख सकती हूं, इफ नॉट ए देन नॉट बी। अब इस सेंटेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये आपने शायद सुना भी होगा, ये हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर क्लाउड्स है तो बारिश होगी, क्लाउड्स नहीं है तो बारिश नहीं होगी। लॉजिकल इक्विवेलेंट बन गया। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज इनवर्स। सो वी हैव दीज
5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस. कॉम्प्लीमेंटेड में हम लोग क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को ऑपोजिट कर रहे हैं. ऑब्वर्स में क्या कर रहे हैं, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कन्वर्जन दो में पॉसिबल है, ई एंड आई, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज कर देंगे. बट देर इज अ कन्वर्स बाय लिमिटेशन. वो कौन सी सेंटेंस का होता है, विच कोड? ए कोड. और ए का भी हम लोग यही करेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को तो एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन ऑल का सम बना देंगे, यूनिवर्सल से उसको पर्टिकुलर बना देंगे. ठीक है. फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें हमारे पास दो कोड्स में पॉसिबिलिटी है, ए एंड ओ, wherein we will be exchanging subject and predicate and also complementing them. And last is inverse, very simple form, if A then B, if not A then not B. ठीक है, डन है. लॉजिकल इक्विवेलेंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. परफेक्ट. एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन वील मूव टू अनदर टॉपिक. No cats are non-feline अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ. ऑब्वर्जन बताओ, कन्वर्स बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ. पहले कर लो फिर बताना. देखिए नॉन के बाद वर्ड क्या लिखा है आपने? फेलाइन, FELIN. मतलब पहले तुम लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाओ इसका.
दीदी कर लिया। कर लिया एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. No cats are non-feline. Feline are flesh-eating animals, okay? Flesh-eating mammals actually. Now, complement. Complement का क्या रूल था? रूल बताओ और सेंटेंस बता दो आगे. दीदी इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी और opposite quantity, opposite quantity. करेक्ट. क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ ऑपोजिट. बताओ. No cats are feline. नो बोल रहे हो, सेंटेंस में भी नो है, तो आपने क्वांटिटी तो चेंज करी नहीं. No non-cats आएगा कि all नहीं, cats आप आएगा? क्वांटिटी मुझे कौन बता रहा है, पहले मुझे ये बताओ. No. नो. तो आप कैट्स को नॉन मत लगाओ ना, आप तो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो. क्वांटिटी चेंज करो. दिस इज यूनिवर्सल. पर्टिकुलर बनाओ इसको. All cats are. पर्टिकुलर बनाओ. ऑल इज ऑल्सो यूनिवर्सल. Some सम. आगे. cats are feline. कैट्स आर. क्वांटिटी चेंज करो, सॉरी क्वालिटी. Are feline. नॉन फेलाइन क्या है? ये तो प्रेडिकेट है. डोंट चेंज द प्रेडिकेट. डोंट Some चेंज cats द सब्जेक्ट. not non-feline. हाँ. सम कैट्स आर नॉट नॉन फेलाइन. आपने ना ही सब्जेक्ट चेंज करना है, ना ही प्रेडिकेट चेंज करना है. कॉम्प्लीमेंट है. जस्ट चेंज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. समझ आया? Yes, ma'am. यस दीदी. सबका यही बना था सेंटेंस. सम कैट्स आर नॉट नॉन फेलाइन. हाँ जी. No, ma'am. किसी का कुछ अलग तो नहीं था? कुछ और बनाया क्या? Yes, ma'am. मेरा गलत था. क्या बनाया? All cats are feline. ऑल कैट्स. ऑल से फिर से यूनिवर्सल ही बन गया ना. Yes, ma'am. और नॉन फेलाइन में से नॉन हटाया तो आपने प्रेडिकेट चेंज कर दिया, Yes, ma'am. जो नहीं करना है. ठीक है. गो स्टेप बाय स्टेप. रूल पहले याद रखो, फिर एक एक चीज को तोड़ तोड़ के चेंज करो. ऑब्वर्जन का रूल बताओ. दीदी इसमें जो प्रेडिकेट होता है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं और क्वालिटी चेंज करते हैं. ठीक है. सेंटेंस बताओ. इसका सेंटेंस बना सम कैट्स अब आपने आर. क्वांटिटी क्यों चेंज करी? नो तो नो ही रहेगा ना, क्वांटिटी तो चेंज करनी नहीं है आपने. ठीक है. नो कैट्स आर नॉन फेलाइन. नो कैट्स आर क्यों आएगा? क्वालिटी नहीं चेंज करी आपने. ऑपोजिट क्वालिटी. आर नॉट है ना दीदी ऊपर. आपने कॉम्प्लीमेंट का ऑब्वर्जन नहीं बनाना, ओरिजिनल सेंटेंस का बनाना है. अच्छा ऊपर आर. ओके. कॉम्प्लीमेंट का ऑब्वर्स नहीं है, ओरिजिनल सेंटेंस का ऑब्वर्स है. वो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा ना तो वो ही सेंटेंस समझ के नीचे बना दी. हाँ, वो नहीं देखना. ठीक है. ऑब्वर्जन बनाओ ओरिजिनल सेंटेंस का. तो नो का तो नो नो ही रहेगा. कैट्स. हाँ जी. नो कैट्स आर नॉट नॉन फेलाइन. फिर नॉन फेलाइन. कॉम्प्लीमेंट द प्रेडिकेट. तो अब नॉन नॉन लगेगा. नहीं, नॉन हटा दो. अच्छा नॉन हट ही जाएगा. हाँ. ठीक है. नो कैट्स आर नॉट फेलाइन. समझ आया? हाँ जी. इंटरेस्टिंग है ना? अभी किसी का हाँ नहीं आएगा. चलो आगे बताओ. ये हो गया सबको क्लियर? ऑब्वर्जन. क्वांटिटी एज इट इज, सब्जेक्ट एज इट इज. क्वालिटी का ऑपोजिट, प्रेडिकेट का ऑपोजिट. डन. Yes, ma'am. ओके.
कॉन्वर्स का रूल बताओ। Exchange subject and predicate. एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। करो एक्सचेंज। No non-feline are cats. वेरी गुड। नो नॉन फेलाइन आर कैट्स। बस हमने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिख दिया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। ठीक है। कॉन्ट्रापॉजिटिव। No non-feline are non-cats. कॉन्ट्रापॉजिटिव की पहला कंडीशन क्या था? दीदी इसके अंदर सब्जेक्ट और उसको प्रेडिकेट को एक्सचेंज करते हैं और दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उससे भी पहले एक रूल बताया था। ई में कोड ए और ओ होता है और हमारा जो है वो ई कोड है। हाँ, तो ई का तो आप कॉन्ट्रापॉजिटिव बना ही नहीं सकते। ठीक है। आपने जो भी कॉन्ट्रापॉजिटिव में इसका सेंटेंस बनाया होगा वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा होगा। तो इसीलिए ई हैज नो कॉन्ट्रापॉजिटिव। डन। Yes, ma'am. ओके। यस दीदी। राइट। सो इसका तो कॉन्ट्रापॉजिटिव है ही नहीं। एक और सेंटेंस ले ले। यस दीदी। ओके। ऑल men are honest. सेम चीजें। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, हो गया दीदी। ओके। बाकी बताओ। हो गया दीदी। बस हो गया जी। ओके। ऑल men are honest। कोड बताओ। ए। ए कोड। कॉम्प्लीमेंट। सम men are not honest। सम men आगे are not honest। are not honest। everyone with the same answer। Yes, ma'am. ठीक है। obverse। दीदी मेरा रॉन्ग होगा तो मैंने नो मैन ही ले लिया था। अच्छा, सब्जेक्ट को भी आपने सब कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो नहीं करना। ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ओनली। राइट। ऑब्वर्स बताओ। all men are not
non-honest, all men are not non-honest, non-honest. बिल्कुल ठीक है. Anyone with a different answer? All right. Converse. all honest are men, Some honest are men. Some honest are men. A is converse by limitation. ठीक okay, है. Next, contrapositive. All non-honest are non-men. non, All. दोबारा बोलो. All non-honest are Non-honest non-men. क्यों? Non-honest क्यों? अच्छा, क्योंकि दोनों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं. एक्सचेंज होंगे. ठीक है, ठीक है. All non-honest are non-men. Non-men. ठीक है. आगे समझ में? Easy है? Yes, ma'am. Yes, just the rules need to be remembered. ठीक है. All right. Let's stop here for today.